चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, इस क्वेश्चन को समझने के लिए अब आपको प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा पाथवे मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट में पाथवे का रिवाइज करवा देती हूँ जो आपके काफी काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पाथवे को पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ, ये जो पाथवे है किसके लिए है? एमएससी क्लास 1 के लिए। ठीक है, एमएससी क्लास 1 के लिए पहले पढ़ेंगे, फिर एमएससी क्लास 2 के लिए। तो एमएससी क्लास 1 में मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपको एंडोजिनस एंटीजन से डील किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि सपोज करिए कि आपको एक, ये मैं बड़ा सा एक सेल बना देती हूँ। ठीक है, ये किसका? होस्ट का सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी वायरस ने एंट्री ली मान लीजिए। ठीक है, और इस वायरस ने क्या किया? अपना जीनोमिक मटेरियल एंटर करवा दिया। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कि इसका जो है हमारा खुद का यानी होस्ट का भी तो अपना एक जीनोम होगा। तो ये जो डीएनए वायरस ने एंट्री करवाई है, ये जीनोम यहाँ जाके क्या कर जाएगा? होस्ट के डीएनए में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इंसर्ट हुआ तो जब ये हुआ तो ये मान लीजिए ये कहाँ पर है आपका? मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है, हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है मान लीजिए न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम है होस्ट का, उसके उस जीनोम में वायरस के जीनोम ने एंट्री ले ली। तो अब जब भी इस जीनोम का रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो साथ साथ वायरस के जीन का भी ट्रांसक्रिप्शन होता जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलती हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ और हम वायरस की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए वायरस का एमआरएनए बना। इस वायरस का एमआरएनए साइटोसोल में आएगा। ठीक है, साइटोसोल में आएगा क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए इसको साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। तो जब ये आएगा और ये क्या करेगा? प्रोटीन बना लेगा। तो इस तरीके से मान लीजिए कि इसने एक प्रोटीन बना लिया। ठीक है, ये एक सुंदर सा प्रोटीन इसने बना लिया। अब ये जो प्रोटीन है ये साइटोसोल वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, यानी साइटोसोल में बन रहा है। पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि होस्ट के साइटोप्लाज्म में एक प्रोटियोसोम मशीनरी होती है। ठीक है, और वो प्रोटियोसोम मशीनरी क्या करती है? प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करती है। तो इसी को अगर मैं डिटेल में बना दूं यहाँ पर, तो मान लीजिए कि ये रहा आपका साइटोसोल में वायरस का ये प्रोटीन बन गया। ठीक है, वायरस के प्रोटीन बन गया, ये मान लेते हैं हम कि ये साइटोप्लाज्म है, किसका? होस्ट का साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर ये है आपके वायरस का प्रोटीन, वायरस का प्रोटीन। ठीक है, तो अब जब ये आया तो साइटोसोल में जो है मशीनरी चलती है यहाँ पे, यानी कि साइटोसोल में क्या होगा? होस्ट की मशीनरी है, और वो मशीनरी को मैं प्रोटियाजोम बोलती हूँ। प्रोटियाजोम, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोटियाजोम। और ये प्रोटियाजोम मशीनरी क्या होती है? ये प्रोटियाजोम मशीनरी प्रोटीन के टुकड़े कर देती है, यानी प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स बना देती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आए? तो देखिए ये यहाँ से यही पाथवे को दर्शाने की कोशिश की गई है, जहां पे अब देखिए कि ये जो है वायरस का प्रोटीन है। वायरस का प्रोटीन कहाँ है? होस्ट के साइटोप्लाज्म में है, और उस साइटोप्लाज्म में प्रोटियासोम भी प्रेजेंट है। प्रोटियासोम इस वायरस के प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, जिसको हमने क्या बोल दिया कि पेप्टाइड्स बना देगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देगा। ठीक है, अब यही जो पेप्टाइड है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टैप रहता है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक और प्रोटीएज बैठा होता है, ERAP, जिसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अमीनोपेप्टाइडेस, जो इस फ्रेगमेंट को और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा। तो जब ये फ्रेगमेंट और छोटा हिस्सा में टूट गया तो वो कुछ इस तरीके का दिखने लग गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पेप्टाइड आ गया। लेकिन इस पेप्टाइड को प्रेजेंट कौन करेगा? इस पेप्टाइड को प्रेजेंट करेगा एमएससी क्लास 1। ठीक है, तो अब क्लास 1 को तैयार करना पड़ेगा। तो एट द सेम टाइम यहाँ पे एमएससी क्लास 1 भी तैयार हो रहा था। कैसे? ये रहा आपका एमएससी क्लास 1, जो क्या करता है? कैलनेक्सिन और ERP57 के साथ ज्वाइन हो जाता है और इस तरीके से दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन आता है। जब बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन आएगा तो कैलनेक्सिन जो होता है वो हट जाता है और इसकी जगह पे कैल रेटिकुलिन और टपासिन आ जाते हैं। ठीक है, और क्या हुआ? सिर्फ कैलनेक्सिन हटा
और बाकी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, टपासिन और कैल रेटिकुलम की एंट्री हो जाती है। और जब एंट्री होगी तो देखिए ये सारे मॉलिक्यूल MSC क्लास 1 के साथ इस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरैक्ट करने के बाद जब इनको पेप्टाइड मिल जाता है तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसने MSC क्लास 1 के साथ इंटरैक्ट किया था वो सब हट जाते हैं और पेप्टाइड जो होता है वो MSC क्लास 1 के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद ये अपना पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर ले लेता है और स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो ये सारे मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। तो जो जैसे ये देखिए कैल रेटिकुलर ERP57 और टपासिन जो है वो इससे बाइंड थे, जैसे ही ये पेप्टाइड से बाइंड हुआ तो ये सारे मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। अब क्या हो गया कि ये जो MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल है वो ER से एग्जिट ले लेगा और कहाँ पे चला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे, ठीक है। कैसे जाएगा देखिए इस डायग्राम में क्या है, हम MSC क्लास 1 यानी इस वाले पाथवे में आपको फोकस करना है। कहाँ पे फोकस करना है, ये वाले पाथवे में आपको फोकस करना है जो MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल के लिए बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरा MSC क्लास 1 अपने पेप्टाइड के साथ सरफेस पे अटैच्ड है, वेसिकल के थ्रू वो ER से निकलता है, फिर वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता हुआ वो फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे इस तरीके से प्रेजेंट हो जाता है। जिस फ्रेगमेंट को अब कौन पहचानेगा, TC सेल्स आकर इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये पूरा MSC क्लास 1 का पाथवे होता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, MSC क्लास 1 हमने डन कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको MSC क्लास 2 के बारे में बता देती हूँ। तो MSC क्लास 2 में क्या हो रहा है, देखिए MSC क्लास 2 में ये रहा MSC क्लास 2 का पाथवे, जिसमें कि एंटीजन जो है वो एक्सोजीनस होता है क्योंकि बाहर की तरफ आता है। देखिए ये सेल के बाहर एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसको एक्सोजीनस एंटीजन बोलती हूँ। तो जब ये सेल के बाहर प्रेजेंट होता है तो इसको सेल के अंदर वेसिकल के फॉर्म में लेकर आते हैं। कभी भी वो खुले में फ्रीली ओपन होके नहीं आएगा, उसको वेसिकल के फॉर्म में अंदर लेके आया जाता है और इसी वेसिकल में इसको लाइसोसोम मिलते हैं, एंडोसोम मिलते हैं, जिसमें अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं जो क्या करते हैं इस एंटीजन को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं और ये फ्रेगमेंट्स जो है अल्टीमेटली किससे MSC क्लास 2 पर प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए ये फ्रेगमेंट तो बन गया, अब हमें क्या चाहिए MSC क्लास 2। तो MSC क्लास 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे ही इसको पेप्टाइड मिल जाता है तो वो क्या होता है वेसिकल के फॉर्म में ही बाहर आता है और गोल्जी तक पहुंचता है। गोल्जी में पहुंचने के बाद ये जो एक जो होता है ना, देखिए ये जो है MSC क्लास 2 का स्ट्रक्चर है, राइट। और यहाँ पे एंटीजन बाइंड होने वाला है, तो इस एंटीजन से कोई और ना बाइंड हो जाए इसके लिए इस तरह की एक जो है चेन प्रेजेंट होती है और इस चेन को हम इनवेरिएंट चेन बोलते हैं। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, MSC क्लास 2 की। ये इनवेरिएंट चेन प्रेजेंट होती है जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वेसिकल के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के गोल्जी के पास जाता है। तो गोल्जी में इस चेन का जो ये इनवेरिएंट चेन है इसका हो जाता है डाइजेशन। क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। तो अब ये जो इतनी बड़ी सी चेन रहती है वो इतनी सी बड़ी सी चेन जो है वो कुछ अब इतनी सी चेन बनती है, यानी सिर्फ इतना पोर्शन उसका बचा रहता है, बाकी सब जो है ये पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है इस बचे हुए पोर्शन को हम बोलते हैं क्लिप, CLIP क्लिप, ठीक है। इसको मैं क्या बोलती हूँ, क्लिप। और ये क्लिप के साथ जो है ये वेसिकल के फॉर्म में आता है जहां पर MSC क्लास 2 का वेसिकल और ये जो पेप्टाइड वाला वेसिकल है जो एक्सोजीनस एंटीजन से आया है उनका हो जाता है फ्यूजन। और फ्यूजन होने की वजह से अब यहाँ से क्लिप हट जाती है और जैसी क्लिप हटी तो ये स्पेस खाली हो जाता है और यहाँ पर आकर जो है एंटीजन का पेप्टाइड जो है यहाँ पर बाइंड कर जाता है और बाइंड करने के बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे इस तरीके से प्रेजेंट हो जाता है। अब ये MSC क्लास 2 है तो इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, TH सेल्स रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये पूरा पाथवे होता है MSC क्लास 2 का, समझ में आया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप ये पूरा पाथवे समझ गए हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझे हो तो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी आपको वो याद रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं याद करना है। चलिए तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जब हम MSC क्लास 1 और MSC क्लास 2 की बात करें तो MSC क्लास 1 के प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन में जो
ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेजर तरीके से, ठीक है। और एमएससी क्लास 2 में जो ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है लाइसोसोम, ठीक है। देखा आपने एमएससी क्लास 2 में, देखिए यहाँ पर लाइसोसोम है, ठीक है। एमएससी क्लास 2 में आपको यहाँ पे मैं फोकस करवाती हूँ, तो ये जो वेसिकल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, जिन्होंने क्या किया है, इस फ्रेगमेंट को, एंटीजन के इस पोर्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमने एमएससी क्लास 1 में कहीं पे भी लाइसोसोम का कोई भी रोल नहीं देखा है, ठीक है। तो एक ये बातें हो गई। इसके अलावा एमएससी क्लास 1 में आपको क्या ध्यान देना है कि हमने इस पे दूसरा क्या मॉलिक्यूल्स पढ़ा, हमने प्रोटियाजोम के बारे में पढ़ा, प्रोटियाजोम के बारे में पढ़ा। जैसे ही साइटोसोल में प्रोटीन बाहर आता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो वो कैसे होता है, प्रोटियोजोम की वजह से होता है। और ये प्रोटियोजोम आपको एमएससी क्लास 2 में नहीं मिलेगा, क्योंकि एंटीजन को तोड़ना और उसके प्रोटीन का छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स बनाना लाइसोसोम ही करता है, इसलिए यहाँ पे प्रोटियोसोम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्दो कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर पूरा पाथवे हम पढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा टैप। टैप क्या होता है, टैप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर है, जिसके अंदर से एंड पेप्टाइड जो है वो अंदर जाता है। ये देखिए, ये जो है टैप, ये रहा टैप, ठीक है। ये टैप जो है इस ट्रांसपोर्टर को बोल रहे हैं, जिस ट्रांसपोर्टर की मदद से जब ये खुलता है तो ये पेप्टाइड जो है अंदर की तरफ एंट्री ले पाता है। और ये हमने एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स में के एंटीजन प्रेजेंटेशन में पढ़ा है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो ये टैप इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एमएससी क्लास 2 में क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपने देखा इनवेरिएंट चेन, जो आपको एमएससी क्लास 1 में नहीं मिलता है। ये इनवेरिएंट चेन का रोल है। यहाँ पर आप क्लिप पढ़ते हो, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि कहाँ पर आप क्या पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो अगर ये बातें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आप समझ गए हो, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि आपने कितना समझा, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करिए और इसको आंसर करने की कोशिश करिए। तो आप मेरे आंसर करने से पहले आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। लाइसोसोम, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, लाइसोसोम बोल रहा है कि लाइसोसोम आर थॉट टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो मैंने क्या बताया था कि लाइसोसोम कहाँ पे काम करता है, बताइए। लाइसोसोम को हम एमएससी क्लास 1 में पढ़ते हैं या फिर एमएससी क्लास 2 में पढ़ते हैं, बताइए बताइए। एमएससी क्लास 2 में हम लाइसोसोम को पढ़ते हैं, ठीक है, जो एंटीजन के प्रोटीन का फ्रेगमेंटेशन करता है, ठीक है। और एमएससी क्लास में कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और प्रोटियाजोम होता है, ठीक है। और एमएससी क्लास 2 में लाइसोसोम है, इनवेरिएंट चेन है, क्लिप है, ये सब चीज है। तो यहाँ पे अगर लाइसोसोम बोल रहा है तो लाइसोसोम कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्लास 2 एमएससी रिस्ट्रिक्टेड एंटीजन प्रेजेंटेशन, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके लिए मैंने पूरा प्रेजेंटेशन आपको पढ़ा दिया, प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन, ताकि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। और ये सब के सब डीबीटी में पूछे गए पीवाईक्यूज ही हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए 2018 का पीवाईक्यूज में आपसे पूरा प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन का स्टेप्स ही पूछ ले रहा है, ठीक है। तो अब इधर देखते हैं, ड्यूरिंग एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। ये रहा एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के थ्रू जब एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वायरल एंटीजन का जो प्रोसेस्ड होता है, मतलब उस वायरल एंटीजन के प्रोटीन्स का फ्रेगमेंटेशन होता है और उस फ्रेगमेंट को हम प्रेजेंट करते हैं एमएससी के सरफेस पे, जिसको टीसी सेल रिकॉग्नाइज करती है। यही बात इसमें लिखा है कि वायरल एंटीजन्स आर प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटिंग टू T cells in context of MSC antigen, viral antigens are processed, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड आपको क्या मिल रहा है, कीवर्ड ये रहा आपका वायरल एंटीजन, ये रहा आपका कीवर्ड। और अगर मैं वायरल एंटीजन की बात कर रही हूँ तो मैंने क्या बोला था कि टीसी सेल जो है वो मेजर तरीके से किसके लिए एक्ट करते हैं, किसको डिस्ट्रॉय करते हैं,
वायरस वाली सेल्स को, वायरस इन्फेक्टेड सेल या वायरल एंटीजन या ट्यूमर्स है। तो इन्होंने अगर वायरस वर्ड लिख दिया तो वो हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पे टीसी सेल काम कर रही है, और अगर टीसी सेल काम कर रही है तो ये किस एंटीजन को पहचानेगी, ये उस एंटीजन के प्रोटीन को पहचानेगी जिसको MHC क्लास 1 अपने सरफेस पे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप देखिए आपको क्या मिल गया, एक तो टीसी सेल्स मिल गया, वायरस मिल गया और MHC क्लास 1 मिल गया। तो अब क्या चीजें हैं जो इनके फेवर में बोलेंगे। ठीक है, तो MHC क्लास 1 में ही हमने पढ़ा था प्रोटियाजोम। ठीक है, और अगर प्रोटियाजोम है तो वो MHC क्लास 1 में है, तो ये देखिए MHC क्लास 1 एंटीजन। तो क्या यहाँ से आपको राइट आंसर मिल रहा है? ये हो गया ना आपका राइट आंसर, कुछ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे एंडोजोम बोल रहा है। ठीक है, और चलो मान लो एंडोजोम बोला, तो एंडोजोम क्लास 2 में मिलते हैं। देखिए MHC के क्लास 2 में आपको एंडोजोम और लाइसोसोम का रोल देखने को मिलता है। ठीक है, और MHC क्लास 1 में आपको किसका रोल देखने को, इंपॉर्टेंट तरीके से जो रोल देखने को मिलता है वो होता है प्रोटियाजोम, क्योंकि यही वो है जो प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स को छोटे छोटे पीसेस में या मतलब फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है और फिर बाद में प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर यहाँ एंडोजोम है तो यहाँ तो क्लास 2 होना चाहिए, दिस इज फ्रॉम। यहाँ एंडोजोम है तो यहाँ पे क्लास 2 होना चाहिए। ठीक है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वायरल एंटीजन की बात की है तो वायरल एंटीजन तो आपको टीसी सेल के थ्रू ही मतलब टीसी सेल ही आपको यहाँ पे एक्शन में दिखेंगे, और ये किसके साथ काम करेगा, MHC क्लास 1 के साथ, तो इसलिए ये भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने प्रोटियाजोम बोल दिया, वेरी गुड, सही बात है, प्रोटियाजोम का रोल है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने MHC क्लास 2 लिख दिया, तो प्रोटियाजोम तो हम MHC क्लास 1 में पढ़ते हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो आंसर आपका राइट आंसर क्या निकल के आ गया, फर्स्ट वन। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा लैंग्वेज के थ्रू ट्विस्ट करने की कोशिश की है। आप इसको सॉल्व करिए, मैं 10 सेकेंड्स वेट करती हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करिए और फिर मैं आपको बताऊंगी इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, और अब देखते हैं कि क्या आप इसके राइट आंसर तक पहुंच पाए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इंटरनलाइज्ड एंटीजन आर टारगेटेड टू विच ऑफ द following compartment for generation of appropriate peptide for presentation on the cell surface along with the MHC molecule। तो यहाँ पे बोला है इंटरनलाइज्ड एंटीजन, इसका मतलब क्या है कि ये सेल के बाहर कोई एंटीजन प्रेजेंट था, इस एंटीजन को, ये एंटीजन है जो सेल के बाहर प्रेजेंट था, जब इस एंटीजन को मैं सेल के अंदर लेती हूँ तो मैं किसी वेसिकल के फॉर्म में इसको अंदर लूंगी, तो ये जो अंदर लेने का प्रोसेस है इसको मैंने क्या बोल दिया, इंटरनलाइज्ड एंटीजन, क्योंकि इस एंटीजन को मैंने सेल के अंदर लिया। ठीक है, ये एंडोजिनस एंटीजन नहीं है, आपको क्या ध्यान देना है कि ये एंडोजिनस एंटीजन नहीं है, ये एंटीजन बाहर से आ रहा है, तो ये क्या है, एक्सोजिनस एंटीजन है। और जब हम एक्सोजिनस एंटीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, MHC क्लास 2 का रोल आ जाता है जो TH सेल के साथ काम करेगा। तो ये एक्सोजिनस एंटीजन है, लेकिन इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, इंटरनलाइज एंटीजन, की इस एंटीजन को अंदर लिया गया है, फिर अंदर लेने के बाद इसको कौन से कंपार्टमेंट में या फिर कौन से ऑर्गेनल के पास भेजा जाएगा ताकि इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो सके सेल के सरफेस पे, जहां पर MHC मॉलिक्यूल अपना रोल प्ले करती हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये अंदर आएगा तो कहाँ जाएगा, इंटरनलाइज होकर अंदर आएगा, तो अब ये किससे फ्यूज कर जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा लाइसोसोम से। लाइसोसोम के डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट होंगे जो इस एंटीजन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्लीव कर देंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देंगे, और यहाँ पर फिर उसके बाद ये जब आगे जाएगा तो ये MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल से फ्यूज होगा, जहां पर इस तरीके से MHC क्लास 2 जो है उसके सरफेस पे ये वाला जो फ्रेगमेंट है वो आके अटैच हो जाएगा, और यही फ्रेगमेंट बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये पूरे स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब ये
एंटीजन इंटरनलाइज्ड होता है यानी अंदर की तरफ आता है, तो सबसे पहले किस कंपार्टमेंट में जाता है? अगर ये एमएससी क्लास 2 के थ्रू जा रहा है तो कौन सा पाथवे कौन सा ऑर्गेनल यहाँ पे काम करेगा? यस, यू आर राइट, जब एमएससी क्लास 2 होगा तो यहाँ पे लाइसोसोम काम करेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आई ना? चलो वेरी गुड। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको एकदम इजी तरीके से आ ही जाना चाहिए, ठीक है? और देख रहे हो कि बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए बताइए बताइए कि टैप को हमने कहाँ पढ़ा था? टैप एमएससी क्लास 1 में हमने पढ़ा था या फिर टैप को हमने एमएससी क्लास 2 के प्रेजेंटेशन या प्रोसेसिंग में पढ़ा था? बताइए बताइए। टैप जो है कहाँ पर है? टैप जो एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो ईआर के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है? और ईआर पे ही तो एमएससी क्लास 1 का पूरा प्रेजेंटेशन होता है। यहीं पर तो आके एंटीजन एमएससी क्लास 1 से बाइंड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विथ एंटीजन प्रोसेसिंग, वो ट्रांसपोर्टर जो एंटीजन प्रोसेसिंग से एसोसिएटेड है जिसका नाम है टैप कॉम्प्लेक्स, वो जरूरी हो जाता है जब पेप्टाइड को लोड करना हो एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल के सरफेस पे, ठीक है? एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल पे जब किसी पेप्टाइड को लोड करना हो तो टैप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के थ्रू तो पेप्टाइड जो है अंदर जाता है ईआर में, ठीक है? और ईआर में अंदर जाएगा तभी तो उसको एमएससी क्लास 1 का मॉलिक्यूल मिलेगा जहां पे वो पेप्टाइड से बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद वो ईआर को छोड़ता हुआ गोल्जी से बाहर निकल के कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहुंच जाए, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि द सेलुलर कंपार्टमेंट हार्बरिंग द टैप कॉम्प्लेक्स, तो सिंपली पूछा है कि टैप कॉम्प्लेक्स आपको इनमें से किस कंपार्टमेंट या किस ऑर्गेनल में देखने को मिलता है? तो सिंपल सा आंसर है, इसमें तो कुछ बताने जैसा ही नहीं है, पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो कहाँ पे मिलेगा आपको? ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which one of the following strategies do viruses employ to evade the human immune system? ठीक है? मतलब इनमें से ये जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, इन चारों में से वायरस कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिसकी वजह से वो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम से बच निकलते? इवेड मतलब क्या होता है? बच निकलना। तो चलो वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वायरस बाइंड्स टू टी सेल रिसेप्टर एंड ब्लॉक एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। मतलब बोल रहा है कि जो वायरस है, ये जो मान लीजिए वायरस इन्फेक्टेड सेल है, वो जाकर टी सेल रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है और फिर टी सेल क्या एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो टी सेल से दूर रहने की कोशिश करेगा, है ना? उसके पास तो नहीं जाएगा। सेकेंड है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स शो इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स, ठीक है? देखिए एक बात और आपको मैं बता देती हूँ कि जब मान लीजिए ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है? यहाँ पर हमारा एमएससी क्लास 1 होगा जिसके सरफेस पे वायरस का प्रोटीन या फिर पेप्टाइड जो है इस तरीके से प्रेजेंट होगा। इस पेप्टाइड को पहचानेंगे, इस पेप्टाइड को टीसी सेल पहचानेंगे और टीसी सेल पहचानने के बाद क्या करेंगे? साइटोकाइन्स का रिलीज करने लग जाते हैं। टीसी सेल जब इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो वो हो जाएंगे एक्टिव, और इसके एक्टिव होते ही ये कुछ मॉलिक्यूल्स का सिक्रीशन करने लग जाएंगे और इस मॉलिक्यूल्स को मैं बोलती हूँ साइटोकाइन्स। और ये जो साइटोकाइन्स होते हैं वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं जो पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा देते हैं कि अब हमें इस सेल को किल करना है, ठीक है? तो ये जो है इसका प्रोडक्शन वायरस चाहेंगे कि कम हो, क्योंकि अगर ये जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा सिग्नलिंग उतनी ज्यादा जोरों शोरों से चलेगी। तो इन्होंने क्या बोला कि इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स, तो नो, यहाँ पे प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स का एक्सप्रेशन इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा वायरस अगर उसको ह्यूमन इम्यून सिस्टम से बचना है तो इसलिए ये सेकेंड वाला भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है? थर्ड वाला ऑप्शन पढ़िए क्या है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इट स्टेट्स दैट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स शो रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था कि वायरस के अगेंस्ट टीसी सेल काम करते हैं और टीसी सेल जो है एमएससी क्लास 1 के थ्रू काम करते हैं। तो अगर वायरस अपने सरफेस पे एमएससी क्लास 1 को ही हटा देगा तो इसको पहचानने के लिए टीसी सेल
नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर सरफेस पे MSC क्लास 1 है ही नहीं तो TC सेल किसको रिकॉग्नाइज करेगा, किसी को नहीं। और अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो वायरस तो बच निकलेगा ना, वायरस को कुछ नहीं होने वाला है फिर। तो वायरस भी क्या करते हैं, ट्यूमर सेल की तरह वो भी यही कोशिश करते हैं कि वो अपने सरफेस से MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल को हटा दे, ताकि इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चले कि इस सेल पे वायरस का अटैक हुआ है, तो जिससे कि वो इम्यून सिस्टम से बच जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी एकदम करेक्ट है। चलिए देखते हैं कि फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। तो ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये बोल रहा है कि वायरसेस बाइंड टू द सरफेस ऑफ IG ऑन बी सेल एंड न्यूट्रलाइज देम। वायरस जो है बी सेल, यहाँ पे क्या बोल रहा है इस स्टेटमेंट में, चलिए समझते हैं कि ये रहा आपका बी सेल, ठीक है। इस बी सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसको मैं BCR बोलती हूँ, बी सेल रिसेप्टर बोलती हूँ, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर में कुछ क्या होता है, बी सेल रिसेप्टर, ठीक है। अब ये जो बी सेल है वो आगे जाके प्लाज्मा सेल्स बनती है, ठीक है। और ये प्लाज्मा सेल्स जो है आगे जाके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वायरसेस हैं, जो वायरस आया बॉडी के अंदर, मान लीजिए ये कोई वायरस है बॉडी के अंदर आया, वो जाके IG, यानी IG क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, यहाँ पर बी सेल रिसेप्टर जो होते हैं वो इनके पास जो होता है IgM और IgD, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ये प्रेजेंट होते हैं इनके सरफेस में, जो एंटीबॉडी का ही काम करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो वायरस है, वो वायरस क्या करता है, बी सेल की सरफेस पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है उससे आकर बाइंड कर लेते हैं, और बाइंड करने के बाद इनको ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इम्यूनोग्लोबुलिन वायरस को किल करेंगी, ना कि उससे बाइंड कर पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस जो है ना वो दूर भागेगा, एंटीबॉडी से, बी सेल से, इम्यून सेल से वो दूर भागेगा। उसको नहीं सामने से नहीं जाना है कि वो बोले कि अरे मैं तो वायरस हूँ मुझे किल करो, वो तो दूर ही भागेगा ना, क्यों सामने से जाके बताएगा। तो इसलिए भी ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा था वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, जो एकदम सही स्ट्रेटेजी है जिससे कि वो इम्यून सिस्टम से बच निकल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपने कभी ना कभी इसको भी जरूर पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, पूछ रहा है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलो इसे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पर कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग इन चारों में से कौन सा ऐसा सेल है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं है, मतलब ATC नहीं है, ठीक है। और आपको पता है ये कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्लिक करिए, और फिर उसके बाद मैच करते हैं कि मैंने जो आंसर आपको बताया क्या उससे वो मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप राइट आंसर तक पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे तो मैं बताती हूँ, मैं इसीलिए तो हूँ। तो चलिए, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की बात कर रहे हैं, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमने देखा था डेंड्राइटिक सेल। ये एक डेंड्राइटिक सेल है जो अपने सरफेस पे MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करती है। तो ये क्या हो गया, MSC क्लास 2 हो गया। और ये डेंड्राइटिक सेल क्या है, ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं, ठीक है। तो देखिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की मैं बात करूं तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसके एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं डेंड्राइटिक सेल, बी सेल्स एंड मैक्रोफाज। उसमें भी, इन तीनों में भी अगर आपको बेस्ट चूज करना है तो आप चूज करोगे डेंड्राइटिक सेल्स, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होते हैं, नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और इस नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं, इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं
ग्लियल सेल्स जो ब्रेन में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट जो स्किन में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ढेर सारे एग्जाम्पल है जिसमें से मैंने ये 2 एग्जाम्पल आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है इसको हम PAPC भी बोलते हैं, यानी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रहेंगी। तो यहाँ पर आपसे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की बात करें, अगर इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि प्रोफेशनल कौन है, नॉन प्रोफेशनल क्या है, तो आप क्या करोगे, इस वाले को ही बाय डिफॉल्ट कंसिडर करोगे। तो इन्होंने आपसे पूछा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो देखिए डेंड्राइटिक सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यस ये बिल्कुल है। ये देखिए डेंड्राइटिक सेल और ये रहा डेंड्राइटिक सेल। बी सेल भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है। दिस इज बी सेल, नॉट बीटा सेल, है ना। ये क्या है, बी सेल है, बीटा सेल नहीं है। ये रही बी सेल, ठीक है। अब ये हो गया। इसके अलावा मैक्रोफाज, देखिए ये रहा मैक्रोफाज, ये भी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो बचा कौन, नेचर किलर सेल, और नेचर किलर सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेचर किलर सेल जिसको हम एन के सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जो इनेट इम्यूनिटी में काम करता है, वो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं है। तो हेंस जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने नॉट ही पूछा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस हमने डील कर लिया। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने काफी कुछ गेन किया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक है, तो आप जरूर मेंशन करें और आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपका एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड चल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।